13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम के मौके पर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश भर में महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए महिला घेरो कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम के मौके पर सरकार के खिलाफ महिलाओं को एकजुट होने का आग्रह किया जाएगा। आपको बता दें, महिला घेरा कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, महिला के खिलाफ बेलगाम अपराध हो रहे हैं। लगातार इस महंगाई में घर चलाने जैसी समस्या आ रही है, वहीं सिलेंडर महंगा हो चुका है और साथ ही साथ सपा के समय की महिला हेल्पलाइन 181, महिला पावर लाइन 1090 की भाजपा सरकार में दुर्दशा हो चुकी है। वहीं साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि महिला स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, प्रसूति सेवाओं की कमी, पोषण की समस्या जैसे तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी एक बार फिर से ग्राउंड लेवल पर नजर आने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही हैं, जिसमें इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कि साफ तौर पे ये दिखाया जा रहा है कि वर्तमान सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फेल साबित हो रही है, जिसमें साफ तौर पर सभी महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी और इस दौरान वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कोविड काल में जो भी धन खर्च हुआ है, चाहे वो उपकरण खरीद के मामले में हो या फिर अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरीदने के विषय में, इन सभी बिंदुओं पर अब जांच होगी। जो भी टेंडर प्रक्रिया हुई है उनकी भी जांच कराई जाएगी। योगी सरकार ने सीधे तौर पर डीजी हेल्थ को ये निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत अन्य जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी पत्रावलियां शासन भेजी जाएं। ये पत्रावलियां टेंडर से संबंधित होंगी और अन्य खर्च से संबंधित होंगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कोविड काल में जो सामग्री खरीदी गई है उसकी अब जांच होगी। ये जांच के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं। योगी सरकार ने जांच के आदेश देते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि टेंडर से लेकर खरीद, उपभोग व भुगतान की सभी पत्रावलियां तलब की जाएं। डीजी हेल्थ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मास्क, सर्जिकल मास्क सहित कई सामग्रियों की खरीद में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। यही नहीं, विधानसभा में भी कोविड काल में खरीदी गई सामग्री पर सवाल उठे थे। इसके बाद में योगी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। सभी सरकारी अस्पतालों से ब्यौरा तलब किया गया। कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग पर खरीद फरोख्त के तमाम आरोप लगे थे। विधानसभा में भी सवाल उठा था और उसके बाद योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर अमल करते हुए शासन के अफसरों ने इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच होगी। जो भी सरकारी अस्पताल या उत्तर प्रदेश के अन्य चिकित्सीय संस्थान जिनमें उपकरण खरीद, टेंडर समेत तमाम वो प्रक्रिया जिसमें सरकारी धन का इस्तेमाल किया गया है, वो सभी पत्रावलियां शासन में तलब की गई हैं। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में सहारनपुर थाना नकुड़ क्षेत्र के अम्बेडा कस्बे के 3 मजदूर लापता हो गए हैं। परिवार वालों का संपर्क उन मजदूरों से नहीं हो पा रहा है। तीनों मजदूर अम्बेडा के ही रहने वाले हैं। अब परिवार में कोहराम मच चुका है। सभी परिजनों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी तलाश की जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में आई भीषण आपदा में सहारनपुर के 3 मजदूर लापता हो चुके हैं, जो कि तीनों मजदूर सहारनपुर थाना नकुड़ क्षेत्र के अम्बेडा कस्बे के रहने वाले हैं। तीनों मजदूर 11 तारीख में सहारनपुर जिले से चमोली के लिए पेंट का काम करने के लिए ठेकेदार के द्वारा ले जाए गए थे। कल जब चमोली में आपदा आई थी उसके बाद से ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार वालों ने तीनों मजदूरों से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद परिवार वालों ने जिला पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है और उसके बाद आनन फानन में जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने उत्तराखंड के अधिकारियों के द्वारा हेल्प डेस्क पर संपर्क किया तो लेकिन अभी तक तीनों मजदूरों का कोई पता नहीं चल पाया है। जैसे ही कुछ पता चलता है तो परिवार वालों को बता दिया जाएगा। तीनों मजदूरों की तलाश जारी है। परिजनों की गुहार के बाद सहारनपुर जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि जो तीनों मजदूरों की लगातार खोजबीन की जा रही है और उनका संपर्क उत्तराखंड पुलिस प्रशासन से लगातार जारी है और जल्द से जल्द तीनों मजदूरों का पता करके परिवार वालों को सूचित कर दिया जाएगा।
दिल्ली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी मच गई जब एक सगे चचेरे भाई ने अपने भाई की गाली देने के चलते हत्या कर दी। आपको बता दें कि मृतक अभिषेक अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 2 साल के बाद गुड़गांव से बरेली पहुंच रहा था। बरेली की बहेड़ी में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ एक युवक की हत्या उसकी बहन की शादी से कुछ दिन पूर्व कर दी गई। बताया जाता है युवक बहन की शादी में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रखना चाहता था, जिसके लिए वह रात दिन काम करके दहेज के लिए रुपए इकट्ठे कर रहा था। तस्वीरों में रोती बिलखती महिला अभिषेक की मां है। अभिषेक की मां को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि उसके बेटे की किसी शख्स ने हत्या कर दी है। दरअसल अभिषेक 2 साल के बाद अपनी बहन की शादी के लिए गुड़गांव से बहेड़ी थाना स्थित बडोरा अपने घर आ रहा था। इस बात से अभिषेक की मां बेहद खुश थी, लेकिन उसकी खुशी पर न जाने किसकी नजर लग गई। जानकारी के मुताबिक अभिषेक की उसके चचेरे भाई ने गाली देने के चलते हत्या कर दी। बताया ये भी जाता है कि हत्या में उसने फावड़े का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने हत्या के संबंध में अभिषेक के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। बरेली पुलिस ने अभिषेक की हत्या के संबंध में उसके सगे चचेरे भाई सौरभ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सौरभ ने पहले अभिषेक को शराब पिलाई, उसके बाद फावड़े मारकर उसकी हत्या कर दी। उत्तराखंड में हुई त्रासदी में लखीमपुर खीरी के काम करने गए युवकों के गायब हो जाने की सूचना मिलने के बाद जहां परिजनों के घर में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं प्रशासन भी पल पल की अपडेट ले रहा है। घरवाले तो अपने तरीके से लोगों की खोजबीन में लगे हुए ही हैं, उसके साथ ही प्रशासन प्रशासनिक तरीके से भी उनकी सूची बनवाकर उत्तराखंड सरकार को अपडेट कर रहा है। उत्तराखंड में हुई भीषण त्रासदी में लखीमपुर खीरी से काम करने पावर प्रोजेक्ट में गए मजदूरों से संपर्क न हो पाने के चलते जहां परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आई भीषण त्रासदी की सूचना मिलते ही लखीमपुर खीरी के वो लोग जिनके घर के पुत्र, पिता और अन्य सदस्य काम करने के लिए गए थे, उनके परिजनों ने उनसे संपर्क साधना शुरू किया और उनसे संपर्क न हो पाने के बाद बेतहाशा हो गए। अभी तक लखीमपुर खीरी में प्रशासनिक अपडेट के अनुसार लगभग 34 लोगों से किसी भी तरीके का संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिनके परिजन जहां एक ओर रो रो कर बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी पूरी अपडेट के साथ प्रशासनिक सूची उत्तराखंड के प्रशासन को सौंप रहा है। हालांकि अभी तक डीएम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभी तक जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन मजदूरों की संख्या लगभग 30 है। हालांकि अपडेट जुटाए जा रहे हैं और आगे आने पर आगे अपडेट प्रशासन के द्वारा मुहैया करा दिए जाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की धीमी गति को रफ्तार देने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठक व जनता से संवाद करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ आए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की दूरी लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर की है। इस एक्सप्रेसवे पर लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण को अंतिम रूप देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की मुजरापुर साइट पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की समीक्षा की और जनता से संवाद करते हुए उन्होंने साफ किया कि यह एक्सप्रेसवे 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार हो जाने के साथ साथ एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ मंडियों का विस्तार किया जाएगा, जिससे व्यावसायिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने गाजीपुर पहुंचे थे। उनका हेलीकॉप्टर तकरीबन 10 बजे के आसपास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वे पे लैंड किया। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जो है वो सीधे अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान विकास कार्यों का जो उसके कार्य हो रहे हैं उसका जायजा लिया। जायजा लेने के बाद जानकारी ली और उसके बाद फिर वो मंच पे आए और जनता को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विकास चल रहा है, उस विकास के मद्देनजर युवाओं, बेरोजगारों को एक रोजगार की संभावना मिलेगी और इस क्षेत्र का यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास भी होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वांचल में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं का राज रहा है, माफिया का वर्चस्व रहा है, विकास कार्यों में माफिया बाधक बनते रहे हैं, उनके ऊपर लगातार कठोर कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। आलोक त्रिपाठी, R9 TV, गाजीपुर।
मृतका सपना मिश्रा ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसको चंद पैसे के लिए उसके सास ससुर, उसके जेठ जेठानी उसको मौत के घाट उतार देंगे। वही जेठ जेठानी जिनको वह अपने बड़े भाई और बहन की तरह मानती थी, वही लोग उस पर तेल छिड़क देंगे और उसको आग से जिंदा फूंक देंगे। आपको बता दें कि चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र के शिवगंज गांव में एक सपना मिश्रा नाम की युवती, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष थी, उसको उसी के जेठ जेठानी ने आग से जलाकर फूंक दिया है। गंभीर हालत में जब उस महिला का इलाज चल रहा था, तब उसने एक बयान दिया जिसमें उसने अपने सास ससुर और जेठ जेठानी का नाम लिया है कि उनके द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, और आज उसको उसके जेठ जेठानी ने पहले उसके ऊपर तेल छिड़का और फिर आग लगा दी। हालांकि इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई और पूरा वीडियो परिजनों के हाथ लग गया। परिजनों को भी लगातार इस महिला से मिलने नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद भाई तहरीर लेकर बरगढ़ थाना पहुंचा है, जहां पर उसका मामला नहीं लिखा गया था, लेकिन आला अधिकारियों ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और 304B के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि दहेज के दानवों को इन चारों जो सास ससुर जेठ जेठानी है, चारों को पुलिस ने हिरासत में जरूर ले लिया है। पूछताछ की जा रही है। 304B के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। देखना ये होगा कि कब तक इन पर कार्रवाई होती है, कब पुलिस इन चारों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है और आगे इस पूरे प्रकरण में क्या निकल के आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सैफई परिवार में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। गत शनिवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने प्रसपा के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे, तो वहीं आज मैनपुरी के किसनी नगर पहुंचे प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव भी हमलावर दिखे। साथ ही प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव बोले कि हम तो पार्टी बनाने से पहले 4 बार प्रोफेसर रामगोपाल यादव से मिले थे। 2014 में लोकसभा में 5 सीटें आने पर भी हमने गठबंधन के लिए लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद पवार सभी लोगों से बात की थी। वर्तमान के हालात देखने के बाद सभी विपक्ष को एक साथ होकर ही भाजपा को हराना पड़ेगा। 2 दिन पहले हुई चोरी का पुलिस ने किया है खुलासा। पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 2 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश भी बरामद किया है। आपको बता दें, किराए पर रहने वाला ही व्यक्ति चोरी करके मौके से फरार हो गया था। पुलिस लगातार दंपत्ति से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, क्वारसी थाना इलाके के नगला मल्ला के रहने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कर्मचारी अपने पिता को इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए थे। इस दौरान ऊपर के हिस्से में किराए पर रहने वाला किराएदार समीर मौके का फायदा उठाकर पत्नी और समीर दोनों ने मिलकर 2 लाख रुपए से ज्यादा का गोल्ड और नकदी व घर का अन्य सामान लेकर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया था। घटना की सूचना पीड़ित द्वारा तत्काल थाना अध्यक्ष को दी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश में जुट गई थी। आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि क्वारसी थाना इलाके के महेशपुर फाटक के पास से दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है और पहले भी दोनों ही लोग चोरी के आरोप में जेल जा चुके हैं। आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। बागपत में एक पति की हैवानियत सामने आई है, जहां पर एक पति हैवान बन गया और अपनी पत्नी और 3 साल की मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया और फिर पुलिस के पास जाकर पूरा गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल आपको बता दें, बागपत के गायत्रीपुरा मोहल्ले के रहने वाले गुलफाम ने अपनी पत्नी रेशमा को जहर देकर मार डाला, जबकि अपनी बेटी 3 साल की मासूम बच्ची को आयत को भी मौत के घाट उतार दिया। गुलफाम के मुताबिक घरेलू कलेश के चलते उसने पूरी घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि उसे डर सता रहा था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर ना चली जाए, क्योंकि उसकी ये तीसरी पत्नी थी, जबकि ये तीसरी पत्नी जो है आए दिन घर में कलेश, दोनों का आपस में विवाद होता था और गुलफाम जो है कैंसर का पीड़ित है। उसे डर सता रहा था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर ना चली जाए, ताकि लोगों के बीच में उसकी कोई नाराज़गी ना हो, क्योंकि उसे इस बात का डर इतना सता रहा था कि वो हैवान बन बैठा और अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारकर पुलिस के पास पहुंच गया और पूरी घटना का पुलिस को खुलासा कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति गुलफाम को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि महिला और जो उसकी बेटी है उन्हें शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है कि उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में काम करने के मेरठ के 4 और आसपास के 5 लोगों से परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिजनों को अनहोनी का डर सताया हुआ है।
उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद जो हादसा हुआ है उसमें काफी लोग अभी तक गायब हैं, जिनके संपर्क नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दें, मेरठ के रहने वाले सौरभ प्रजापति जो जियो के इलेक्ट्रिकल का ठेकेदारी का काम कराते हैं, उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को काम कराने के लिए अपने 9 लेबर के लोग उत्तराखंड जोशीमठ भेजे थे, जिनमें से 4 लोग मेरठ के और 4 अमरोहा के और 1 रुड़की का रहने वाला है। इन 9 लोगों से कल से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने हेल्पलाइन से भी मदद ली थी, उनका नंबर वहां दर्ज करा लिया था, लेकिन अभी तक हेल्पलाइन से भी कोई उन 9 लोगों की जानकारी नहीं मिल पाई है। 4 लोग मेरठ के, 4 अमरोहा के और 1 रुड़की का है। इन सब के परिजन बहुत परेशान हैं, सबको डर है। वहीं इन लोगों के परिजन भी बहुत डरे सहमे हैं। परिजनों का कहना है कि उनका अपने लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरठ की रहने वाली महिला आशा का बेटा, जिसका नाम प्रदीप है, लेबर मजदूर का काम करता है और प्रदीप से भी परिजनों का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिजन दहशत में हैं। इसी कड़ी में मेरठ के और आसपास के 9 लोगों की टीम है जिनसे संपर्क नहीं हो पाया अभी तक परिजनों का। हालांकि उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने लापता लोगों की खोज में पूरी ताकत लगाई हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक सरकार इन लापता लोगों की तलाश कर पाती है। पत्नी ने की पति की गोली मारकर हत्या। पति की हत्या के बाद पत्नी ने खुद को भी गोली से उड़ाया, गंभीर हालत में आगरा रेफर। दरअसल पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के फुलवाड़ी का है, जहां पर पूरन सिंह यादव और उनकी पत्नी कुसुमा देवी के बीच विगत कई दिनों से मनमुटाव चल रहा था। आए दिन दोनों पति पत्नी में झगड़े भी होते रहते थे। झगड़ा आज इतना बड़ा कि पत्नी ने पति को तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी और खुद को भी गोली से उड़ा लिया, जिसका इलाज आगरा चल रहा है। पति पत्नी में आए दिन होता था झगड़ा। झगड़ा आज इतना बड़ा कि पत्नी ने पति की गोली मारकर हत्या कर दी।